ये पूरा इलाका, इस इलाके के सारे किसान इकट्ठे होकर एकदम खड़े हो जाते थे और उस आंदोलन को बार बार आप लोगों ने बूस्टर डोज दे देके उस आंदोलन को इतना कामयाब किया कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। तो इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं आपकी इस जमीन को, इस भूमि को, जिसने ऐसे क्रांतिकारी साथी पैदा किए कि जो सरकार के सामने भी अड़ गए तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरकारें इसलिए थोड़ी चुनी जाती है कि वो आपको परेशान करें। जब आपने वोट दिए होंगे इस सरकार को या अपने किसी भी नेता को जब आपने वोट दिए होंगे तो वोट तो इसलिए दिए थे ना कि मेरे घर में कुछ सहूलियत लाएंगे, मेरे बच्चों के जीवन को आसान करेंगे, हमारे जीवन को आसान करेंगे, हमारे लिए कुछ सुविधाएं जुटाएंगे, इसलिए वोट दिया जाता है ना लोकतंत्र में। अगर वो लोकतंत्र में चुने जाने के बाद आपके ऊपर ही लाठियां बरसाने लगे तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगली बार जब हम वोट मांगने के लिए आए तो गांव में हमारा अच्छे से स्वागत कीजिएगा। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे ना अच्छे तरीके से स्वागत। जब हमारे सरपंच गए, जब वहां पे सरपंच क्या होता है? सरपंच होता है छोटा मुख्यमंत्री। भाई गांव में जितनी मर्जी आपस में लड़ाई हो, टसल हो, सरपंच के चुनाव में बहुत होती है आपस में, लेकिन ज्यादा लोग जिसको चुनते हैं उसको सारा गांव सरपंच के रूप में स्वीकार कर लेता है और वो हमारे छोटे से गांव का मुख्यमंत्री होता है। तो जब ये हजारों मुख्यमंत्री इकट्ठे होके जब अपना हक मांगने के लिए गए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तो उसने अपने घर में इनका स्वागत लाठी डंडों के साथ किया। जब ये प्रदेश का मुख्यमंत्री जब इन्हीं गांव में आएगा वोट मांगने के लिए तो फिर ये क्या उम्मीद करते हैं कि इनका स्वागत कैसे होगा? इनका स्वागत भी धूमधाम से होगा, इसी तरीके से होगा और सारे गांव के लोग तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ इनके साथ गठबंधन में जो पार्टी है जेजेपी वो पार्टी है जिसने किसानों के साथ सबसे बड़ा दगा किया, विश्वासघात कह सकते हैं जिसको। सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी पार्टी ने किया तो जेजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी से तो लोग पिछली बार भी परेशान थे, इसलिए तो उनको 45 सीटें नहीं दी, इसलिए तो बहुमत नहीं दिया था उनको। जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के जो किसान चौधरी देवीलाल जी को मानते थे, जो किसान इनके पुरखों ने जो थोड़ा बहुत काम किया हुआ किसानों के लिए उसकी शर्म लिहाज रखते हुए जिन्होंने किसानों ने वोट दिया जेजेपी को, इन्होंने धोखा किया, दगा दिया और बीजेपी की गोद में जाके बैठे। किस लिए पता है आप लोगों को? किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। जेजेपी में आज के दिन में जेजेपी बदनाम है पूरे हरियाणा के अंदर कि ये बाप बेटा दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं, दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं। शराब के ठेके हरियाणा शायद अकेला ऐसा प्रदेश है, मैंने तो पूरा देश घूम के देखा है, जहां पे दिन में भी खुलते हैं और रात में भी खुलते हैं। अकेला ऐसा प्रदेश है, दिन में कानूनी रूप से खुलते हैं, रात में गैर कानूनी रूप से खुलते हैं। दिन का पैसा अलग जाता है, रात का पैसा अलग जाता है, दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं लोग। कोई जनता के बारे में नहीं सोच रहा। इसलिए अब आपको और ये निर्णय लेना पड़ेगा। 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए। अब भी आप लोगों के संघर्ष क्या है? अब भी आप लोगों के संघर्ष ये है कि सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में देने लायक फीस नहीं है और उससे भी बड़ी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई। मैं कल देख रहा था एक वीडियो यहाँ का, आप ही के इलाके का, झींगा गाँव है ना, झींगा गांव है। कल मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, वहां पे पुलिस फोर्स लेके बिजली वाले पहुंच गए छापा मारने के लिए। छापा क्यों मारना है? किसके ऊपर मारना है? चोर क्यों बताने पे तुले हुए हैं सारे लोगों को? हर किसी व्यक्ति को चोर बताने पे तुले हुए हैं। सरपंच को कहते हैं वो भ्रष्टाचार कर लेगा, चोरी कर लेगा, इसलिए उसके सारे अधिकार छीन लिए। जनता को कहते हैं भाई तुम सारे चोर हो, कभी भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं दीवार कूद के बिजली वाले। कोई कानूनी अधिकार नहीं है इनको, कोई कानूनी अधिकार नहीं इनको इस तरीके की कार्रवाई करने का कि किसी के घर में घुस सकते हैं। देर सवेर बहन बेटी हमारी घर में होती है, ये दीवार कूद के घुस जाते हैं। आप कहोगे भाई तू दीवार कूद के कैसे घुस गया? केस कर देंगे आपके ऊपर कि भाई ये बिजली चोरी कर रहा था, आप देखो ये विरोध कर रहा है, इसके खिलाफ केस कर दो। ये इनका एक तंत्र बन गया है कि जो आपके खिलाफ बोले उसके ऊपर केस कर दो, लोगों को दबाओ, लोगों को चोर बताओ, लोगों को भ्रष्टाचारी बताओ। इन्हीं लोगों का वोट लेके सत्ता में आते हैं, बाद में इन्हीं को चोर और भ्रष्टाचारी बताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं धमतान साहिब गया था, आप लोगों ने भी किस्सा सुना होगा। धमतान साहिब में एक व्यक्ति के यहाँ पे इसी तरीके से बिजली विभाग वालों ने छापा मारा
उस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि 2-4 यूनिट बिजली के लिए उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सरकारी एजेंसियों ने। और वहां पे जब पंचायत हुई बहुत बड़ी, उसको लेके गांव वालों के खिलाफ केस दर्ज कर दिए, पंचायत हुई बहुत बड़ी। जब वो पंचायत चल रही थी तो उस पंचायत में सारे लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। सारे लोग क्या कह रहे थे, बोले कि ये हमारे बगल में प्रदेश है पंजाब, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। ये हमारे बगल में प्रदेश है दिल्ली, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। और ये दुर्भाग्य देखिए हमारे हरियाणा का कि यहाँ 2-4-5 यूनिट के लिए किसी को चोर बता देते हैं, किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ लगते दोनों प्रदेश हैं। तो सारे लोग ये कह रहे थे भाई हमने ऐसा क्या गलत काम कर रखा है जीवन में जिसके हमको ये फल भोगने पड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 2-4 यूनिट बिजली के लिए चोर कहलवाओ, केस दर्ज करवाओ, दफ्तरों में चक्कर काटते फिरो और इतना मजबूर कर दो कि आत्महत्या करनी पड़ जाए किसी व्यक्ति को। और बगल के प्रदेशों में 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, 200 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। तो वहीं पे लोगों ने आपस में जवाब दिया कि वहां के लोगों ने सोच समझ के वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, इसलिए उनकी किस्मत चमक गई। और हमने बिना सोचे समझे जात पात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी ऊंच नीच के नाम पे, कभी आपस में लड़वा के इन बीजेपी वालों की बहकाई में आके हमने वोट दिया था, इसलिए हमारी किस्मत टूट गई। ये स्थिति आज के दिन में। तो इसलिए आप लोगों को जब अगली बार अपना वोट दोगे तो सोच समझ के चुनना है अपना साथी, सोच समझ के चुनना है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि सोच समझ के चुनना है, क्योंकि आजादी के 75 साल बीत गए। अगर सही से देखो तो 3 पुश्तें हमारी निकल गई। अब और इंतजार नहीं कर सकते। कितना इंतजार करोगे इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चे पढ़ते हो इनमें से, आप लोग घर जाके पूछ के देखना, 7वीं 8वीं के बच्चे को 2री 3री क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब पकड़ा देना, पढ़ नहीं पाएगा। गारंटी है पूरे हरियाणा की, मैंने घूम घूम के देखा है, गांव गांव जाके देखा है। 7वीं 8वीं का बच्चा हिंदी और अंग्रेजी की 2री 3री की किताब नहीं पढ़ सकता। ये हालत कर दी इन्होंने आपकी एजुकेशन की। कभी स्कूल बंद कर देते हैं, कभी शिक्षकों को हटा देते हैं, कभी ट्रांसफर कर देते हैं। किस लिए कमाते हो आप लोग? जो इतना मेहनत मजदूरी संघर्ष करते हो किस लिए करते हो? परिवार के लिए करते हो ना। और अगर परिवार अनपढ़ रह गया आपका तो उसको भी इसी तरीके से मेहनत मजदूरी मशक्कत करनी पड़ेगी। वो भी अपने बच्चों के लिए यही लड़ाई लड़ रहा होगा जो आज आप लड़ रहे हो। तो तय कर लो, या तो आप ये लड़ाई लड़ लो या इस लड़ाई से मुंह मोड़ के खड़े हो जाओ। तो आपके बच्चे ये लड़ाई लड़ेंगे, कभी ना कभी तो लड़नी पड़ेगी, कभी ना कभी तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपको इस गरीबी से बाहर आना है, अगर आपको इस हालत से बाहर आना है तो आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको एक एक करके उदाहरण देके बताऊंगा। दिल्ली के लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा देखिए। पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, सरकारी स्कूल बोल रहा हूं, 1150 बच्चे सीधे या तो उनका IIT में दाखिला हुआ या मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, सरकारी स्कूलों में। और कौन है ये बच्चे जिनका ये दाखिला हुआ? इनमें से किसी के माँ बाप रेहड़ी लगाते हैं, किसी के माँ बाप मजदूरी करते हैं, किसी के माँ बाप रिक्शा चलाते हैं। इनके बच्चे सीधे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। जब 4 साल बाद वो डिग्री करके निकलेंगे, आप सोच सकते हो उनकी कितनी तनख्वाह होगी? किसी बच्चे की 2 लाख तनख्वाह होगी, किसी बच्चे की 4 लाख तनख्वाह होगी। उनकी पुश्तों की गरीबी एक झटके में दूर कर दी। ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का गरीबी दूर करने का मॉडल है। अगर इसके साथ जुड़ना हो, रास्ता मुश्किल है। मैं तो पहले ही वार्न करता हूं, हम तो सिर पे कफन बांध के निकले ना, हमको इनके लाठी डंडों से डर लगता, ना इनकी CBI ED से डर लगता। हम तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए निकले। आप रोज देखते होंगे टीवी पे, आपको रोज पता चलता होगा। कभी सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, कभी मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई सत्येंद्र जैन को जेल में? अच्छा खासा अपना काम धंधा कर रहा था, कोई जरूरत नहीं थी उसको राजनीति में आने की। दूसरों के बच्चों के लिए, दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए, दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए राजनीति में आए। और आके राजनीति में क्या किया? दिल्ली में ऐसे शानदार सरकारी अस्पताल बनाए, ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि अगर आप कभी बीमार हो जाओ तो वहां पे 10 रुपए की दवाई से लेके 10 लाख तक का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में, सब कुछ मुफ्त है। मोदी जी ने कहा कि यार ये काम का आदमी नहीं है, इसने आम लोगों के लिए सुविधाएं जुटाई,
उठा के जेल के अंदर डाल दिया। उनको आज तक साबित नहीं कर पाए, 7-8 महीने से जेल में है, आज तक ना उनके घर से 100 रुपए का काला धन बरामद कर पाए, ना आज तक साबित कर पाए कि उन्होंने कोई गलत काम किया था। 7-8 महीने से जेल में सजा भुगत रहे इस बात की कि आम लोगों के लिए उन्होंने अच्छे अस्पताल बना दिए, दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि किसी को प्राइवेट अस्पतालों में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास हो पैसा वो कहीं भी फूके, उसका क्या करना। लेकिन जो मजबूर आदमी है, लेकिन जो जरूरतमंद आदमी है, उसको कहीं पर भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अपने घर में भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज मुफ्त में हो सकता है। दूसरा कौन व्यक्ति भेजा जेल में? अब मनीष सिसोदिया को भेज दिया जेल में। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? कह रहे भाई उनके ऊपर है ना शराब घोटाला कर दिया, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया जी ने। इतना शरीफ आदमी जैसे आप बैठे हो ऐसे बैठा होता है अपने घर में, ऐसे ही कपड़े पहनता। हमारे में से कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मोदी जी तो फिर भी 10 लाख का सूट पहनते हैं। हमारे नेताओं में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके शरीर पे आपको कोई ऐसा कपड़ा नजर आ जाए कि आपको लगे कि ये पता नहीं कहां से कितने पैसे कमा लिए। मनीष सिसोदिया जी पे इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया, उसके लिए जेल नहीं भेजा। मैं अभी आपके सामने बताऊंगा, आप लोग हाँ भरोगे कि उसके लिए जेल नहीं भेजा। जेल भेजा इन्होंने इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना दिए। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति उन स्कूलों में जाके पढ़ सकता है, और उसके लिए व्यवस्था का इंतजाम मनीष जी ने। इन्होंने कहा कि यार ये तो खराब आदमी है, गरीब आदमी को तो धक्के खाते रहना चाहिए, गरीब आदमी को तो प्राइवेट स्कूलों में तरसते रहना चाहिए, पैसे के लिए हाथ फैलाने चाहिए। इन्होंने ये क्या इंतजाम कर दिया, इनको जेल के अंदर डालो। मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। अरे अगर शराब घोटाले में आपको किसी को जेल में भेजना था तो हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की सीबीआई और ईडी की जांच क्यों नहीं होती, जहां 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दोनों हाथों से उप मुख्यमंत्री पैसा बटोर रहे हैं शराब का, वहां पे क्यों नहीं खुलती यहाँ पे सीबीआई और ईडी की जांच। यहाँ सोनीपत में कई दर्जन लोग यहाँ पे जहरीली शराब पी के मर गए थे, कोई सीबीआई ईडी की जांच नहीं हुई, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। गुजरात के अंदर 100 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, कोई सीबीआई ईडी की जांच नहीं हुई, वहां पे कोई जरूरत नहीं शराब घोटाले की जांच करने की। लेकिन दिल्ली के अंदर जहां मनीष सिसोदिया ने 20 लाख बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम कर दिया, वहां पे शराब घोटाले का झूठा आरोप लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया। आज तक 10,000 करोड़ का घोटाला कहते हैं। आज तक मनीष सिसोदिया के घर से उनके बिस्तर पलट दिए, दीवारें कुरेद दी, उनका घर खोद दिया, उनके गांव में जाके उनकी जमीनें खोद खोद के देख ली। 10 रुपए का काला धन बरामद नहीं कर पाए मनीष जी के यहाँ से, 10 रुपए का। इतनी ईमानदारी है, इस हद तक ईमानदारी है कि सारी एजेंसियां लगा के, और मैं तो खुली छुट्टी देता हूं आपके यहाँ पे, आपके इलाके में कहता हूं, एक पुलिस कांस्टेबल को किसी छुटवैये बीजेपी जेजेपी कांग्रेस नेता के यहाँ भेज दो, किसी भी छुटवैये से नेता के, जिसको आप ये सोचते हो कि यार तो किसी लायक नहीं है, कोई चुनाव नहीं जीत सकता, उसके यहाँ भी भेज दो। नोटों की गड्डियां ना निकलें तो मैं और आप यहीं दोबारा चर्चा कर लेंगे, किसी भी छोटे छोटे नेता के। और मोदी जी ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहां से 10 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। इसलिए अब ये आप लोगों को सोचना है, अब ये निर्णय आप लोगों को करना है कि नई विचारधारा, नए बदलाव के साथ जुड़ना है, या इस पुरानी राजनीति के चंगुल में, इन पुराने तारों में उलझे रहना है। ये जब पतंग उड़ाते हैं ना, हमारे बच्चे देखे होंगे ना पतंग उड़ाते, एक तो खुले आसमान में पतंग उड़े, वो है आम आदमी पार्टी, और एक आप पुरानी तारों में वो पतंग उलझ के रह जाए, वो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। ये पुरानी विचारधाराएं हो गई, इनको कुछ नया करना नहीं आता। नया करना आता है आम आदमी पार्टी को, जो आपके घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे सकती है हर महीने। ये क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भाई ये फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। केजरीवाल कहते हैं कि नहीं कहते कि ये फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, कहते हैं नहीं कहते। आज इनकी इस बात की भी पोल पट्टी आपके सामने खोल के जा रहे हैं। क्या फ्री देते हैं हम दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम स्कूलों में शिक्षा फ्री में देते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में फ्री में इलाज होता है सब लोगों का। दिल्ली में महिलाएं अगर चली जाएं, इतनी सारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अगर ये चली जाएं, इनको बटुए को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, किसी बस में चढ़ो, कहीं पे भी उतरो, 1 पैसे का किराया नहीं लगता महिलाओं का दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हो जाए, उसको तीर्थ यात्रा पे फ्री में भेजती है सरकार, रहना खाना पीना सब कुछ सरकार का होता है फ्री में। और दिल्ली के अंदर
सबसे बड़ी बात, अगर कोई वर्दी में शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि अगर कोई सरकार पूरे हिंदुस्तान में देती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। ये सारी चीजें फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर। इसके उलट मैं आपसे पूछता हूं, हरियाणा के अंदर इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? सोने से काम नहीं चलेगा, या तो हाँ करो या ना करो। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? सारे बताओ पीछे तक, कुछ भी फ्री मिलता है इसमें से? नहीं मिलता। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़ का कर्जा है। क्यों भाई? ये तो कहते हैं फ्री दे के हम बर्बाद कर देंगे देश को। इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दे रखा, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर। और ये बीजेपी और कांग्रेस इन मामलों में एक से है, किसी गलतफहमी में मत रहना। जब बीजेपी की सरकार जाएगी, झोली फैला के कांग्रेस वाले भीख मांगने आएंगे आपके पास फिर से। ये कहेंगे उनकी जारी है, हमको दे दो वोट। मैं इनका भी उदाहरण आपको दे देता हूं। ये हरियाणा का तो बीजेपी का बताया मैंने। 1 साल पहले तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। 1 साल पहले तक पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे भी कुछ भी फ्री नहीं देते थे, इसमें से एक भी चीज फ्री नहीं देते थे। 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के अंदर कांग्रेस वाले। कितना? 3,85,000 करोड़ रुपए का, कुछ भी फ्री नहीं देते। अब आपसे पूछता हूं, ये मैंने हरियाणा का बता दिया 3 लाख करोड़ का कर्जा है, कुछ फ्री नहीं देते। पंजाब का बता दिया 3,85,000 करोड़ का कर्जा है, कुछ भी फ्री नहीं देते। दिल्ली में मैंने आपको लिस्ट गिनवा दी हम क्या क्या फ्री देते हैं। अब मुझे ये बताओ दिल्ली पे कितना कर्जा होना चाहिए? दिल्ली पे कितना होना चाहिए? कुछ डबल, 4 गुना, 8 गुना, कुछ तो बताओ। डबल तो कम से कम होना चाहिए। 1 नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। मुनाफे की सरकार चलाते हैं दिल्ली में, सारी सुविधाएं लोगों को फ्री देते हैं। उसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द है, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं लोगों के टैक्स के पैसे से। आज तक ये सारे नेता लूट के खा जाते थे आपका पैसा। और किसी को ये गलतफहमी तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से दे रहे हैं ये? किसी की ये गलतफहमी तो नहीं? अरविंद केजरीवाल जी इतने अमीर नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने पास से दे दें। ये आप लोगों का पैसा है जो ये आज तक लूटते आए थे। क्या कहां से आता है आप लोगों का पैसा? ये जो चश्मा आपकी जेब में टैक्स देके खरीदा है, ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं टैक्स देके खरीदे हैं, ये डोगा आपने हाथ में ले रखा है, इस पे भी टैक्स लगाया, चाहे 2 रुपए लगाओ 1 रुपया लगाओ। ये फोन इनके हाथ में टैक्स देके खरीदा है। दिन रात हम टैक्स देते हैं। जब रात को आप सो रहे होते हो ना, बिजली चल रही होती है, टैक्स जा रहा होता है, आपको पता ही लगता। टैक्स दे रहे होते हो सोते हुए भी। ये इतनी निकम्मी सरकार आई है आजाद हिंदुस्तान में पहली बार, जब आप खाना खा रहे होते हो तब भी टैक्स दे रहे होते हो सरकार को, आपको पता ही नहीं चलता। आप 24 घंटे टैक्स देते हो, और उस टैक्स के पैसे में से अगर 10 रुपए भी वापस देने की बात करें कि लोगों को एक सुविधा ये 10 रुपए की तो फ्री दे दो, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के। अरविंद केजरीवाल जी हमें बार बार कहते हैं, जब हमारी बैठक होती है, कभी बैठे होते हैं, बोले जितना इन पार्टियों के पेट में दर्द होगा ना, इनको बता देना कि एक और सुविधा फ्री कर दूंगा लोगों के लिए, जितना ये पेट में दर्द होगा। यानी ये इनकलाब रुकने वाला नहीं है। और ये बदलाव 10 साल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी पता नहीं कब से संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरी नेशनल पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई देश के अंदर। ये इनकलाब रुकेगा नहीं। पहले दिल्ली में सरकार बनी, उसके बाद पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद जिसको मोदी जी अपना घर कहते थे गुजरात, बोले यहां तो बीजेपी वाले पता है क्या कहते थे जब हम वहां चुनाव लड़ने गए? बोले बीजेपी का इतना मजबूत किला है गुजरात, आप उसकी दीवार से रेत भी नहीं डाल सकते, ऐसा बोलते थे बीजेपी वाले। और हमने क्या किया? गुजरात के अंदर सिर्फ 6 महीने प्रचार किया आम आदमी पार्टी ने, सिर्फ 6 महीने, और वहां से 42 लाख लोगों के वोट लेके आए। 42 लाख लोगों के। कितना होता है ये? 41 लाख 42 लाख वोट आया हमारा वहां पे। कितना होता है ये 41 लाख वोट? 41 लाख वोट सोच के देखना कितना होता है, मैं आपको बताता हूं। अभी 6 महीने की मेहनत में गुजरात में 41 लाख वोट मिले। हरियाणा में 1.5 साल पड़ा चुनाव का। वो मोदी जी की जन्मभूमि, ये अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि। 3 गुना समय में, गुजरात से 3 गुना समय हमारे पास।
अगर इस 3 गुना समय में हमने हरियाणा में सिर्फ 41 लाख लोगों को भी राजी कर लिया आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो हरियाणा में तो बदलाव होने जा रहा है 2024 में, 100% बदलाव 2024 में हरियाणा में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, गांव गांव जाके कहता हूं, गांव गांव जाके कहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बदलाव जमीन से आता है। जब तक जमीन पे जाके धूल नहीं फाँकोगे, जब तक पसीने की जगह माथे से खून ना टपकने लगे, तब तक सरकारें नहीं आया करती, तब तक इनकलाब नहीं आया करते। और ये क्या सोचते हैं बीजेपी वाले? ये सोचते हैं कि लाठी डंडे के जोर पे रोक लेंगे हम जैसे लोगों को। इनको पता नहीं है हम शहीद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेजों को भी ये गुमान था, आजादी से पहले अंग्रेज भी ये सोचते थे शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दो, शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन मांगेगा आजादी। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता तो हम आजाद होते ही नहीं कभी भी। शहीद भगत सिंह जी को जब इन्होंने फांसी चढ़ाया तो 1000 लाख शहीद भगत सिंह पैदा हो गए, देश के अंदर इनकलाब आ गया और इनको आजादी देनी पड़ी, इनको भागना पड़ा देश छोड़ के। आज के दिन में ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे। अरे डालो जेल में, कितना दम है तुम्हारे अंदर, देखते हैं। ये सीना चौड़ा किए खड़े हैं तुम्हारे सामने, नहीं करते इनके लाठियों से, इनकी जेलों से। डाले जितने नेताओं को ये जेल में डाल सकते हैं, लेकिन इनको ये गलतफहमी है कि इससे इनकलाब रुक जाएगा। एक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर जाएगा तो 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे, इनकलाब रुकेगा नहीं किसी दिखेगा। और जब ये इनकलाब आएगा तो पूरे हरियाणा के अंदर, हमारी आदत नहीं है सिर्फ सरकार बनाने की बहुमत लेके, हमारा छोटा सा इतिहास है 10 साल का, लेकिन जो भी हमें जानता है उसको पता है हमारी आदत नहीं है ये 40, 45, 50 सीटें लेके सरकार बनाने की। जब आम आदमी पार्टी का इनकलाब आता है तो विरोधियों का सुपड़ा साफ करते हैं, सुपड़ा साफ। एक एक सीट गिननी मुश्किल हो जाएगी इनको, एक एक सीट। तो जब ये इनकलाब आ रहा है तो मैं आपसे आज ये अनुरोध करके जा रहा हूं कि इस बदलाव की लड़ाई में पीछे मत रह जाना आप लोग। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में बदलाव आ रहा है और आप पता नहीं किस उलझन में फंसे रह जाओ, आप पता नहीं क्या सोचते रह जाओ, छोटी राजनीति, जात पात, ये वो कुछ भी सोचने लगो। इन सब में मत पड़ना, क्योंकि अगर इस बदलाव में चूक गए आप लोग, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आपके घरों के, ये जिस दिन बड़े होंगे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपकी आंख में आंख डाल के ये बच्चे ये कहेंगे कि जब पूरे हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा था, जब मेरे भविष्य की बात हो रही थी, अच्छे स्कूलों की बात हो रही थी, अच्छे समाज की बात हो रही थी, उस वक्त मेरे माँ बाप कहाँ सो रहे थे। ये आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे। उस वक्त आप बुजुर्ग हो चुके होंगे और ये बच्चे जवान हो चुके होंगे, इनके भविष्य का सवाल होगा, तब आप नजरें नीची ना करो। इसलिए आज आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, इसलिए आज इस इनकलाब में शामिल होना पड़ेगा आप लोगों को। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, पंजाब के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अपने लिए अच्छा भविष्य चुन लिया। आप लोगों के पास भी एक मौका है। ये मौके दशकों में, सदियों में एक बार आते हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए सीना चौड़ा करके, अरविंद केजरीवाल जी जैसा, जो किसी भी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है सरकार, जब वो झुकने को तैयार ना हो, तब ऐसे इनकलाब उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, तब उसके इर्द गिर्द इस तरीके के लोग झुकते हैं जो ऐसा बदलाव ला सकते हैं। अगर ये मौका चूक गए हम लोग तो फिर इनकलाबी कोई खड़ा नहीं होगा सदियों तक, तो दशकों तक इनकलाबी कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ही हुआ था, जब आजादी के मतवाले खड़े हुए तो हमको आजादी मिल गई, 200-250 साल तक गुलाम रहना पड़ा था। फिर ऐसा दौर आया, फिर शहीद भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जो जब खड़े हुए तो लोगों को लगा कि अब इनकलाब आ सकता है, उनके साथ खड़े हुए और आजादी मिल गई। ये भी ऐसा ही मौका है, एक बड़ा बदलाव देश के अंदर आ रहा है, उस बदलाव का आप सब लोग हिस्सा बने, यह अनुरोध करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में गांव गांव जाके हम इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों से आमने सामने वार्तालाप हो सके, आपको अपनी बात पहुंचा सके। अब आप लोगों को भी आगे जाके ये सारी बातें अपने जानकारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बतानी है, तभी आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे, तभी आप इस बदलाव को लाने वाली जो टीम है उसका हिस्सा बनेंगे। इसलिए आप सभी लोग संकल्प लें कि लोग बहकाने के लिए आएंगे,
लोग आपको छोटे मोटे फायदे दिखाएंगे, लेकिन जितने फायदे मैंने गिनवाए एक बार सोच के देख लेना। अगर ये सारे फायदे किसी परिवार को मिलते हैं तो महीने का 20-30 हजार रुपए आपके घर में आ रहा है, ये मान के चलना। इतनी मदद आपको सरकार कर देती है और उसके बाद आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को कितना भी अच्छा बना सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आपके दिलों तक मेरी बात पहुंची हो, तो एक इनकलाब का नारा, भारत माता का नारा एक बार फिर से लगाएंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के समापन से पहले मैं फिर अनुराग सर का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इतने अच्छे विचार बताए। सर कोई कमी रहेगी हो प्रोग्राम में तो उसके लिए माफ करना। और इतनी ज्यादा संख्या में मेरी ये माताएं बहनें आई जी। हाँ ठीक है, आप कर लेंगे। माता बहनें इतनी संख्या में आई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सब चाय पानी पी के जाए। मेरी माता